पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार मोरी, झनन झनन बाजे झनकार, झनन झनन बाजे झनकार। फिल्म देख ली और कुछ थोड़ी सी शॉपिंग कर ली और कहीं जाके कुछ पाव भाजी या कुछ खा लिया दोस्तों के साथ, तो आउटिंग हो गई। मुझे बिल्कुल शौक नहीं था कि मैं डिस्कोथेक जाऊं या मैं दोस्तों के साथ 2-3 दिन की छुट्टी के लिए कहीं जाऊं। युक्ता आज कुछ छोटी सी लग रही हैं, तो उन्होंने बोला क्या हो गया, आपने आज हील्स नहीं पहनी है, आप सिर्फ लंदन में हील्स पहनती हैं। तो मैंने कहा नहीं अमित जी ऐसी बात नहीं, वो साड़ी है तो फिर मैं शायद और ही कुछ लंबी लगूंगी, और आज के बाद आप मुझे साड़ी में बिल्कुल बिना हील्स के नहीं दिखेंगी। एक औरत की जो ग्रेस होती है साड़ी में खास करके, वो थोड़ी हील्स के साथ ही आपकी जो चलने का अंदाज होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। और बिल्कुल आप शौक से हील्स पहनी है, उसके बाद तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गई कि मैं हील वाले जूते पहन सकती हूँ। इन्होंने जूलॉजी की पढ़ाई करी और क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा। सुंदर तो हैं ही, इसलिए मिस वर्ल्ड भी बनी और अब बहुत जल्द ही मेम साहब के कैरेक्टर में नजर आने वाली हैं। तो आइए युक्ता से ही जानते हैं मेम साहब के बारे में। युक्ता, मेम साहब में क्या करने जा रही हैं? मेम साहब में क्या करने जा रही हूँ, कर चुकी हूँ। मेम साहब जो फिल्म है वो एक लड़की की कहानी, जैसा कि फिल्म का टाइटल सजेस्ट करता है। फिल्म में लड़की का कैरेक्टर है अंजलि मेम साहब का। उसका नाम मेम साहब इस वजह से पड़ा है क्योंकि वो जिस कोठे पर बैठती है वो धंधे वाली है, वहाँ उस कोठे की वो स्टार है। इस वजह से सब उसको कहते हैं कि ये मेम साहब है यहाँ की। लेकिन कहानी कोठे की नहीं है, कहानी धंधे की नहीं है, कहानी धंधे वाली की नहीं है। कहानी एक उस लड़की की है जो कि एक सिख परिवार को बिलोंग करती है, और 84 के दंगों में जो दंगे हुए थे दिल्ली में इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद, उसमें जो सिख परिवारों को मारा गया, लूटा गया, उनके बच्चों को अनाथ बनाया गया, उसी एक परिवार से ये लड़की बिलोंग करती है। और जब छोटी थी तब इसको कोई आदमी एक लाकर जिसने कोठे पर बेच दिया था, इस वजह से ये कोठे वाली बन गई है। फिल्म की कहानी जब खुलती है तो हम देखते हैं कि वो कुछ ऐसी यादों से परेशान है और उसको इतने बुरे सपने आते हैं कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या यादें हैं, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ। तो मेम साहब की जो कहानी है वो उसकी ये पूरी एक जर्नी है जहाँ पर वो चाहती है कि मैं इन यादों को ख़त्म करूँ और मैं एक चैन की ज़िंदगी जीऊँ। क्या वो उनको ख़त्म कर पाती है, कैसे होता है? उसके बाद उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कहानी में मोड़ आता है। वो अपने आप को कोठे के बाहर पाती है और एक सुपर मॉडल और ग्लैमरस एक एक्ट्रेस बन जाती है। अंत में क्या होता है, क्या उसकी यादें मिट जाती हैं और क्या उसको वो मिलता है जो वो चाह रही है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर फिल्म का ये संदेश है कि हमें हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है, बल्कि हिंसा को रोकना है और हमें अहिंसा में ही रहना है, उसी भाव में रहना है हमेशा। तो आशा है कि फ़िल्म जितने लोगों को अब तक पसंद आई है, बहुत सुंदर बनी है, बहुत मेहनत की गई है, बहुत अच्छा काम किया है, और जो डायरेक्टर कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे, विश्वास है। तो युक्ता, ऐसा नहीं लगता कि अगर ऐसा जो आप ये कैरेक्टर प्ले कर रही हैं माया इसमें मेम साहब में, तो कहीं कोई एक ठप्पा लग जाएगा कि युक्ता अब इसी टाइप के रोल करेंगी, वैसे ही रोल ऑफर होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि फिल्म में एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसमें ये फिल्म करने का कारण भी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि इसमें अलग अलग शेड्स और अलग अलग कैरेक्टर में एक अलग अलग पूरी तरह से रोल निभाने का मौका मिल रहा है। एक ही रोल में ऐसे लग रहा है कि मैं 4-5 फिल्मों की एक्टिंग कर चुकी हूँ। और जितने भी लोगों ने अभी तक देखा उन्होंने यही कहा है कि कोई अपेक्षा ही नहीं कर पाएगा कि विश्व सुंदरी जो है वो इतना अच्छा इस रोल को निभा पाएंगी। और ख़ास करके जो फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आप मुझसे अपनी ओपिनियन शेयर कीजिएगा, अपने व्यूज़। लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद शायद और पर्दे खुल जाएंगे और दरवाजे खुल जाएंगे कि बहुत अलग अलग तरीके के रोल कर सकती है युक्ता मुखी। तो आपको क्या खास तैयारी करनी पड़ी ऐसा कैरेक्टर में घुसने के लिए? कोई बहुत पहले किसी से हेल्प लेनी पड़ी, या पहले भी ऐसे जो रोल अदाकाराएं कर चुकी हैं उनसे कोई टिप्स लेनी पड़ी, कुछ ऐसा? एक्चुअली डायरेक्टर बहुत क्लियर थे और वो बहुत श्योर थे कि उनको कोठे वाली की कहानी नहीं दिखानी, लड़की की कहानी है। ये एक इत्तेफाक है कि वो कोठे पर है और वो काम कर रही है, तो उन्होंने कहा ना मुझे दिखाना है कि वो अलग अलग कस्टमर्स के साथ में है, या स्मोक कर रही है, या शराब पी रही है, या गालियाँ दे रही है। मतलब वो सब फोकस वो नहीं है, फोकस लड़की की कहानी है।
और उसकी तैयारी के लिए उन्होंने कहा आप भले कुछ दिनों के लिए जो है एक बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी अपनी चेंज कर लें, या उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आप कोई रेड लाइट एरिया में जाइए या आप उनको देखिए। हाँ, मैंने अपनी तरफ से जो है एक फ़िल्म देखी जिसका नाम है मंडी, जिसमें स्मिता पाटिल और शबाना आज़मी थी, और बहुत सुंदर फिल्म थी। और उससे मैं सिर्फ देखना चाह रही थी कि उनका जो एक एटीट्यूड होता है वो सॉफ्ट नहीं होता, वो धंधे वाली बन जाती हैं, वो बिल्कुल ऐसे बात करती हैं जैसे कि धंधे की बात हो रही है हमेशा। उसके अलावा मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी स्टडी करना चाहती थी, लेकिन मैंने किसी को कॉपी या वो बिल्कुल भी नहीं किया, देख के और फिर मैंने बिल्कुल फिल्म को बंद कर दिया। मैंने कहा ये सिर्फ मैंने देखा है और समझ लिया है, ठीक है, अब इसके बाद मुझे अपना होमवर्क अलग से करना है। तो मैंने अंजलि के लिए एक बायोग्राफी लिखी, एक कहानी लिखी कि अंजलि के बचपन से फिल्म का पहला फ्रेम खुलने तक उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट चुकी होंगी, जिसकी वजह से उसका मेंटल मेकअप एक तरीके का, उसकी सोच एक तरीके की है, वो बोलती किस तरह से, उठती किस तरह से, किसी सिचुएशन में वो किस तरह से रिएक्ट करती है, अपने कस्टमर्स के साथ किस तरह से पेश आती है। और घर पे मैंने साड़ी पहनकर बैठना शुरू किया, लाल लिपस्टिक लगाकर, और बिल्कुल जब कोई आता मिलने तो मैं बोलती हाँ क्या काम है, क्या बोल रहा है तू। एंड आई थिंक दैट हेल्प मी गेट इन टू द कैरेक्टर। 15-20 दिन से मैं यही कर रही थी। तो मतलब अगर आप जो ये कैरेक्टर की तैयारी कर रही थी तो घर पे कोई दिक्कत, घर से आपकी मम्मी ने कुछ कहा, कुछ उनको दिक्कतें आई? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो खुश हो रहे थे कि ये इतनी तरह सिंसियरली जो है अपने कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो रही है। और हालांकि उनकी तरफ से सजेशंस आते थे, वो कहती थी कि ऐसे नहीं करती हैं वो, और तुम ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और तुम्हारी पर्सनालिटी कुछ इस तरीके की है तो तुम बिल्कुल कुछ और बनने की कोशिश ना करो, लेकिन नेचुरली जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में आ रहा है ऐसा नेचुरल लगना चाहिए बिल्कुल स्क्रीन पर। और डायरेक्टर जब आते थे मेरे साथ सीन रिहर्सल्स करने के लिए तो वो देखते थे कि हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो फिर उनके सजेशंस, इस वजह से क्या हुआ जब हम सेट्स पे पहुँचे और फिल्म की शूटिंग शुरू करने लगे तो मैं अंजलि मेम साहब बन चुकी थी और डायलॉग्स मुझे याद थे, तो मैं सिर्फ अंजलि मेम साहब को बनकर रह रही थी सेट पर। मुझे सिर्फ इतना बोलना था कि अच्छा मैडम हम ये लाइन ले रहे हैं और ये आपका मार्क है, और मुझे फोकस ही नहीं करना था कि मैं कैसे बैठी हूँ और क्या, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक नेचुरल एक तरीका बन गया था मेरे लिए। और जब आप रिजल्ट देखेंगे स्क्रीन पर तो बहुत लोगों को वो हिस्सा बहुत पसंद आया है। अच्छा, ये तो काफ़ी लंबे समय से बहुत अच्छी सुपर डुपर हिट पिक्चर नहीं दे पाई युक्ता। इससे पहले एक भोजपुरी आइटम नंबर में भी नजर आई। तो आखिर वो भोजपुरी में आइटम नंबर, वो जो भोजपुरी फिल्म थी उसमें आइटम नंबर की क्या जरूरत पड़ी? आइटम नंबर की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल, लेकिन उदित नारायण जी की प्रोडक्शन थी, उनकी वाइफ दीपा प्रोड्यूसर हैं, भोजपुरी फिल्में बनाते हैं वो अपने बैनर में, और हम एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे। तो जब उनका कॉल आया कि आपको हमारी फिल्म में एक गाना करना है, तो मैंने कहा दीपा जी भोजपुरी मत करवाइए आप मुझसे, हिंदी हम कर लेंगे। लेकिन उन्होंने इतना इंसिस्ट किया, और कई बार आप कुछ रिश्तों में आपकी दोस्ती ऐसी होती है, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो एक रिस्पेक्ट से आप कुछ हद तक ही आप मना कर पाते हैं। फिर जब सामने वाले का इतना प्यार देखकर जो है वो आपका दिल पिघल जाता है, तो मैंने कहा चलिए गाना सुनाइए, और गाना काफ़ी ठीक लगा मुझे। हालांकि कुछ उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि गाने के बोल क्या हैं, लेकिन उन्होंने कहा आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत अच्छे से शूट करेंगे। और मैंने कहा चलिए ठीक है, लेट्स हैव फन, मतलब एक एक्सपीरियंस रहेगा। तो उस तौर पर फिर मैंने उसको जस्ट एज वन टाइम थिंग उसको किया कि भाई भोजपुरी भी एक बार गाना करके देख लेते हैं कि इसमें भी क्या होता है। तो वो गाना इस वजह से किया गया था, और भोजपुरी में करने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर कोई इंटेंशन नहीं है या कोई ज़रूरत नहीं थी, बट वो पर्सनल एक रिलेशनशिप की वजह से किया गया था। अच्छा, बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि आपने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई 2 लाइन अगर हल्की फुल्की। क्या सुनेंगे आप? कुछ भी जो आपका पसंदीदा। इस वक्त तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लासिकल जो बहुत फिल्म म्यूजिक से हटकर है। अच्छा, तो म्यूजिक, आपने म्यूजिक मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा से जानती हैं म्यूजिक के बारे में, तो आपका कोई फेवरेट सिंगर हो तो उसकी कोई 2 लाइन। बहुत सारे सिंगर्स हैं और उनकी फेवरेट लाइनें गाना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत बड़े दिग्गज हैं। किशोरी अमोनकर जी हैं, शुभा मुद्गल हैं, या वीना सहस्त्रबुद्धे हैं, डॉक्टर प्रभा अत्रे हैं, ऐसे कई सारे क्लासिकल सिंगर्स हैं। लेकिन क्योंकि शाम का समय हो रहा है जब आप यहाँ पर बैठे हैं, तो शाम की एक राग पुरिया धनाश्री की बंदिश है जो बहुत सुंदर है, कुछ इस तरह से। पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार मोरी,
झनन झनन बाजे झनकार, झनन झनन बाजे झनकार, पायलिया झनकार मोरी। और फिर आगे 1 घंटे तक चलाया जा सकता है इसको। चलिए, तो आपने बहुत ही अच्छा गाती हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि अगर कभी आपको फिल्मों में गाने के लिए ऑफर किया जाता है तो क्या करेंगी? अगर क्लासिकल बेस्ड है तब तो मैं गाना पसंद करूँगी, लेकिन अगर जिस तरीके का आजकल शोर शराबे वाला संगीत है, जिसमें कि कुछ गाने अच्छे भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कई सारे गानों में संगीत का जो एहसास है वो होता ही नहीं है। सुर कहाँ पर है वो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इतना शोर शराबा हो रहा होता है और सिंगर जो है वो आमतौर पर चिल्ला रहे होते हैं, वो गा नहीं रहे होते हैं। तो खैर, लेकिन अगर कोई अच्छा गाना है तो ज़रूर उसको किसी अलग म्यूज़िक के एक अलग अंदाज को पेश करने का मौका मिले तो ज़रूर करूँगी। अच्छा, आपके फादर गारमेंट्स फैक्ट्री के एमडी रहे थे जी। तो शुरू से ही फैशनेबल रही हैं आप? फैशनेबल शुरू से रही हूँ, बचपन से। और मैं हालांकि अभी थोड़ी देर पहले किसी से शेयर कर रही थी कि मेरी बचपन में शौक़ जो मेरे थे वो बहुत कम थे, कि फ़िल्म देख ली और कुछ थोड़ी सी शॉपिंग कर ली और कहीं जाके कुछ पाव भाजी या कुछ खा लिया दोस्तों के साथ, तो आउटिंग हो गई। मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था कि मैं डिस्कोथेक जाऊँ या मैं दोस्तों के साथ 2-3 दिन की छुट्टी के लिए कहीं जाऊँ, बिकॉज़ बहुत ही कंजर्वेटिव और बहुत ही सिंपल पंजाबी फैमिली को हम बिलोंग करते हैं। तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी था कि पॉकेट मनी थोड़ा बहुत सेव कर लिया और उसमें जाके दोस्तों के साथ एक फ़िल्म देख ली। लेकिन हाँ, ये था, मैं कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स जो थी वो हमेशा कहती थी कि अगर आज तुमने कुछ नया पहना है तो ज़रूर किसी मैगज़ीन में कोई नया फ़ैशन होगा, क्योंकि मैं मैगज़ीन्स बड़ी देखती थी कि क्या नया स्टाइल है और क्या डिज़ाइनर ने क्या लॉन्च किया है। बट जैसे कि आप कह रहे थे कि मेरे फादर ने कई सालों तक एक जीन्स के ब्रांड को जो है हेड किया है, वो कंपनी के हेड थे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे एज अ मॉडल कभी नहीं यूज़ किया। मेरा हमेशा उनसे यही रोना था कि आप मुझे एज अ ब्रांड एम्बेसडर यूज़ कर लें, और वो कहते थे कि नहीं नहीं, हम घर की लड़की को नहीं ले रहे, हम बाहर के किसी को लेंगे। अच्छा, एक हमने कुछ और बातें भी सुनी हैं आपके बारे में कि जिसमें आपने कहा है कि ब्रैड पिट के साथ आप मूवी में काम करना चाहेंगी। पुनीत, ये बहुत ही कोई पुरानी बात है। ये मुझे लगता है कि जब हम मिस इंडिया का फॉर्म भरा करते थे ना, तो वो कहते थे कि व्हाट इज योर फेवरेट एक्टर, तो ब्रैड पिट लिख दिया। तो चलिए ना, अगर ब्रैड पिट, अगर ब्रैड पिट रह नहीं गया, वो शादीशुदा एक शादी उसने तोड़ दी, अब वो लग नहीं रहा कि वो आइडियल मैन है, दूसरी शादी वो कर रहा है या कर चुके हैं। तो अब अगर आप अभी किसी हॉलीवुड के किसी एक्टर के साथ या बॉलीवुड के किसी एक्टर के साथ काम करना चाहेंगी तो कौन होगा? मुझे लगता है कि हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स हैं। टॉम हैंक्स हैं, मेल गिब्सन हैं, जॉनी डेप हैं, अल पचिनो हैं, बहुत सारे हैं। और बॉलीवुड में तो आप जानते ही हैं, मुझे नहीं लगता कि अमिताभ जी के अलावा और किसी के होंठों पे कुछ और नाम होगा। अमित जी हैं, शाहरुख हैं, ऋतिक हैं, अभिषेक हैं, उनके साथ काम करना। अगर बात करी जाए अमिताभ जी की, तो अमित जी के साथ अगर आपका जो पहला सीन होगा, पहला शॉट होगा, टेक होते ही पहला आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं शायद पहली औरत हूँ जो उनको आंखों में आंखें डालकर उनको मैं हक दे सकती हूँ अपने लेवल पे। शायद कम लेडीज हैं जो उनकी हाइट पे खड़े होकर उनसे बात कर सकती है। अभिषेक के साथ भी ये वैलिड है। बट अमित जी के बारे में एक बात शेयर करना चाहूँगी। जो पहला आईफा अवार्ड्स हुआ था लंदन में जून 2000 में, उसमें क्योंकि मैं होस्ट कर रही थी और वो आईफा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद बॉम्बे में भी फिर हमने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो बॉम्बे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने साड़ी पहनी थी, तो उन्होंने नोटिस किया कि युक्ता आज कुछ छोटी सी लग रही हैं। तो उन्होंने बोला क्या हो गया, आपने आज हील्स नहीं पहनी है, आप सिर्फ लंदन में हील्स पहनती हैं। तो मैंने कहा नहीं अमित जी, ऐसी बात नहीं, वो साड़ी है तो फिर मैं शायद और ही कुछ लंबी लगूंगी, और मोजरी ठीक है, इसमें चप्पल टाइप पहना हुआ है। तो बोलते हैं आज के बाद आप मुझे साड़ी में बिल्कुल बिना हील्स के नहीं दिखेंगी। एक औरत की जो ग्रेस होती है साड़ी में ख़ास करके, वो थोड़ी हील्स के साथ ही आपकी जो चलने का अंदाज़ होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। और आप लंबी, आपको गर्व होना चाहिए कि आप लंबी हैं, और बिल्कुल आप शौक से हील्स पहनी है। उसके बाद तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गई कि मैं हील वाले जूते पहन सकती हूँ। सो एंड आई थिंक अबाउट अमित जी व्हाट इज़ वेरी स्पेशल इज़ विच अ लॉट ऑफ पीपल हैव शेयर्ड इज़ कि वो जब भी आपसे मिलते हैं तो वो याद रखते हैं कि लास्ट आपको वो कब मिले थे।
फिर जब आपको मिलेंगे तो आपसे पूछेंगे, कितनी भी भीड़ हो वो आपको पहचान के कहेंगे कि कैसे हैं आप, और बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं या अच्छी लग रही हैं आप, खूबसूरत लग रही हैं। ये उनका एक अंदाज़ है और इसमें उनका बड़प्पन नज़र आता है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि हाइट लेकर काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कभी कभी, नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। कोई प्रॉब्लम नहीं तो रहती अगर मुझे। जैसे कि अगर बॉलीवुड की बात करी जाए तो कहीं आपको लगता है कि इस हाइट की वजह से आपके सामने जो मेल एक्टर होता है, अपोजिट होता है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम? अब मुझे लगता है अगर जैसे हमारे पहले के दौर की एक्ट्रेसेस थीं जो आज भी बहुत रिस्पेक्ट करी जाती हैं, चाहे वो रेखा जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं या श्रीदेवी हैं, वो काफ़ी अच्छी उनकी हाइट है। शिल्पा शेट्टी का काफ़ी सालों से काम अच्छा कर रही हैं और बहुत सक्सेसफुल रही हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और उन्होंने सलमान खान और गोविंदा के साथ भी फिल्में की हैं और लोगों ने बहुत बखूबी उनको एक्सेप्ट किया और अप्रिशिएट किया है। उसी तरह रवीना टंडन भी अच्छी टॉल एक एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं, या अभी हम देखें तो सुष्मिता सेन है, दीपिका पादुकोणे हैं, और इन सब ने सलमान, गोविंदा, शाहरुख के साथ काम किया। सो आई थिंक रियली इट्स जस्ट अ मैटर कि एक डायरेक्टर का विजन जो होता है, और जब डायरेक्टर एक अच्छी कहानी में हीरोइन को या एक्ट्रेस को किस तरह से दिखा पाते हैं, तो फिर हाइट, लंबे चौड़े, मोटे पतले, सब साइड में रह जाती हैं बातें, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडियंसेस जो हैं वो आपका परफॉर्मेंस देखती हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और अगर वो खुश हैं कहानी से, तो फिर कोई नहीं याद रखता कि आप हीरो से लंबे लग रहे थे या छोटे लग रहे थे या क्या था, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स द स्टोरी दैट मैटर्स। एंटरटेनमेंट होनी चाहिए।